स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नगुगी व थ्योंग का, जो कि एक अफ्रीकन निग्रो राइटर हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोज, दैट इज़ डीकोलोनाइजिंग द माइंड। डीकोलोनाइजिंग क्या होता है? गुलामी से आज़ाद करना अपने दिमाग को। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसके टाइटल के, इसके थीम के बारे में थोड़ा सा बताना मैं चाहूँगा कि डीकोलोनाइजिंग द माइंड, क्यों माइंड को आज़ाद कराना है? क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है मूवीज़ के अंदर जहाँ पे हमारी फ्रीडम की या क्रांति की मूवीज़ हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत माता की एक मूर्ति बना दी है या एक आकृति बना दी और उसको जंजीरों में बांध दिया है। अब रियलिटी में क्या हमारे देश को जंजीरों में जकड़ा गया था? नहीं। वो जंजीरें रिप्रेजेंट करती हैं वो जकड़न जो हमारे माइंड में, वो सोच जो हमारी माइंड की सोच को प्रभावित कर देती है। जब हम लोगों की सोच को दूसरे लोग अपनी सोच से प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉलोनाइज्ड माइंड। और किस तरीके से हम लोग नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड से दूर रख सकते हैं, दैट इज़ डीकोलोनाइजिंग द माइंड। और यहाँ पे उसने जो इस थीम के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे I2 पढ़ा है, I2 पढ़ी है, वाई द केज बर्ड सिंग्स पढ़ी है, टेलीफोन कन्वर्सेशन पढ़ी है, आई हैव अ ड्रीम पढ़ी है। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे और भी पोइट्री पढ़ी है या और भी ऐसे लिटरेचर के पीसेस हम लोगों ने पढ़े हैं जहाँ पे जो ब्लैक और वाइट की डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है और राइटर ये कहता है कि किसी देश की जो ताकत है वो उसके यूथ में है। इसीलिए हम लोग कहते हैं टीचर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो यूथ है, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। वो किसी भी देश का फ्यूचर है। और जो देश दूसरों को ऊपर उभरने नहीं देना चाहते, वो क्या करते हैं? यूथ और कल्चर को ही इफ़ेक्ट करते हैं, उनके माइंड को ही इफ़ेक्ट करते हैं, ताकि वो देश ऊपर उभर ही ना पाए। जब हमारे जहन में ये चीज़ बैठ गई भी उनका कल्चर, उनका जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा बढ़िया है हमारे कल्चर से, तो ऑटोमेटिकली ही हम लोग उनके ना होने के बाद भी गुलाम ही कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी बात लें, जैसे अब इंग्लिश के ऊपर बहुत स्ट्रेस दी जाती है। इंग्लिश इज़ कंपल्सरी, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ में कई बार हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस, अपनी मदर टंग, अपनी नेशनल टंग या नेशनल लैंग्वेज को भी इग्नोर कर देते हैं। और उस समय अंग्रेज़ यहाँ पे ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड के ज़रिए, ऐसी सोच के ज़रिए हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि हम लोगों को फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी नहीं चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर हम लोग दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें फॉरेन लैंग्वेजेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर की नॉलेज लेते लेते कभी भी अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को कम या इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी उसी इक्वल लेवल पे रखना चाहिए, ताकि कहीं पे ऐसा ना हो कि हमारे जहन में अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज के प्रति किसी प्रकार की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉलोनियलिज्म ब्रॉट इन अनदर कल्चर, अनदर परसेप्शन ऑफ थिंग्स, हाउ डिड दिस हैपन, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द गिवन टेक्स्ट। कि कॉलोनियलिज्म होता है गुलाम बनाना। वो कहता है कि कॉलोनियलिज्म ने एक नए प्रकार से, एक नई सोच से लोगों को जकड़ना शुरू किया। और वो कौन सी सोच है? और वो सोच है, वो कहता है कि यूथ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी नेशन। तो वो कहता है कि क्यों ना यूथ के एजुकेशन, उनके माइंड को ही हम लोग ऐसा ट्रेन कर दे कि यूथ ही ऊपर ना उभर सके। तो उसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दी जा रही है। या फिर ये क्वेश्चन, कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ब्रॉट इन एपर्थेट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एलिनेशन। या फिर ये कह सकते हो कि कॉलोनियल लोगों ने, यानी कि जो यूरोपियन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम रखा या बनाया,
उन लोगों ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया जिससे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी या और इस प्रकार की एलिनेशन की फीलिंग थी वो हमारे माइंड में ज़्यादा हावी होना शुरू हो गई। तो आंसर डिस्कस करते हैं अब। द एसे डीकोलोनाइजिंग द माइंड हैज़ बीन रिटन बाय नगुगी वॉथेओंग, वन ऑफ द फेमस एफ्रो अमेरिकन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये नगुगी वाथेओंग जो कि एक एफ्रो अमेरिकन राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही पावरफुल प्रोज है जिसमें हम वो अपने कीनियन लोगों की व्यथा को व्यक्त कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से यूरोपियन लोगों का एजुकेशन सिस्टम उनके देश के कल्चर और लैंग्वेज को लगभग ख़त्म करता चला जा रहा है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन ऑन द ब्लैक्स। उसके ज़्यादातर वर्क, क्योंकि वो एक अफ्रीकन है, उसने इन चीज़ों को पर्सनली फील किया है, तो उसके ज़्यादातर जो वर्क्स हैं वो इसी थीम के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं और इन सभी जो वर्क्स हैं उसकी इम्पोर्टेंट, इन सभी वर्क्स में भी उसने सेम थीम के ऊपर ही वर्क किया है। In the present essay, the writer has tried to present the effect of colonial education and colonial language, that is, the effect of English education and English language on their culture and mother tongue. तो अब कॉलोनियल लैंग्वेज में इंग्लिश कैसे आ गई? क्योंकि ये माना जाता है कि हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि ब्रिटेन या इंग्लैंड एक ऐसा लौता देश था जिसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, यानी कि ऑलमोस्ट दे हैव राइंड या रूल्ड ओवर द होल वर्ल्ड। उन्होंने लगभग पूरी दुनिया के ऊपर राज किया था और इसीलिए वो उन देशों को आज़ाद करने के बाद भी उनको गुलाम कर देते थे। कैसे? जाते जाते अपना एजुकेशन, अपनी लैंग्वेज को उस देश में स्थापित करके। जैसे हमारे देश में जाने से पहले उन्होंने इंग्लिश को एक लैंग्वेज इस प्रकार से हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना दिया कि जिसको अब अलग करना नामुमकिन है। अब तो वैसे भी क्योंकि प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, अब हमें फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को सीखना ही पड़ेगा। तो बट बात वही है कि उनकी सोच ही ऐसी थी, क्योंकि उन्होंने सभी देशों में राज किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इतना, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया कि इट हैज़ बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसीलिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि कॉलोनियल लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा लोगों को गुलाम बनाने का, और इस तरीके से गुलाम बनाने का कि वो बाद में विरोध भी ना कर पाएँ। और वो कैसा तरीका था कि अपने कल्चर से और अपनी लैंग्वेज से, दैट इज़ इंग्लिश, उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को इस तरीके से प्रभावित करना कि वो लोग वहाँ के होते हुए भी अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर को समझें। इन दिस essay, the writer has tried to present the view that colonial intervention is affecting the growth of the culture and the mind of their native people। और वो कह रहा है कि इस तरीके की, राइटर कहता है कि इस तरीके की जो उनकी प्लानिंग थी वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल थी कि वो ना केवल वहाँ के, उसके अपने देश के, कीनिया के देश के कल्चर को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही थी, बल्कि उसी प्रकार से उस जगह पे रहने वाले पोइट के साथी देश वालों की सोच को भी प्रभावित कर रही थी। कैसे प्रभावित कर रही थी? कि उनके माइंड में ये सोच बैठाई जा रही थी ज़बरदस्ती कि उनकी लैंग्वेज इन्फीरियर है और इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर है, उनका कल्चर इन्फीरियर है और इंग्लिश कल्चर सुपीरियर है। और जब ऐसी सोच हमारे माइंड में बैठ जाएगी, क्योंकि गुलामी जंजीरों में नहीं है, गुलामी हमारे जहन में है। जो अंग्रेज़ों के टाइम पे, अगर हम लोग अपनी बात करें, अंग्रेज़ों के टाइम पे जिनके जहन में गुलामी नहीं थी, उन्होंने बड़े ज़िंदा दिली से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वो जिए भी आज़ाद और मरे भी आज़ाद। और जिनके जहन में गुलामी थी वो आज तक गुलामी कर रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों की कर रहे थे, अब हम लोग खादी की कर रहे हैं, अब हम लोग हमारे राजनेताओं की कर रहे हैं जो कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। 99% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो हमारा शोषण करते हैं। तो
राइटर भी उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है. ही हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन द एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड. और इसीलिए वो कहता है कि फॉरेन लैंग्वेज को, राइटर भी इस चीज़ से एग्री करता है. वो कहता है कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखना कोई गलत बात नहीं है, बट उसके साथ साथ वो कहता है कि अपने देश की मातृभाषा को भी उतनी इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए वो मदर टंग को एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बनाने के लिए बहुत जोर डाल रहा है इस ऐसे में. इन दिस ऐसे द राइटर हैज़ पॉइंटेड द इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेटिव कल्चर एंड लैंग्वेज. ही टेल्स दैट हाउएवर the education in Kenya is taking their children further and further away from their own culture. तो वो कह रहा है कि हमारे हर एक देश का अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज है और उसकी अपनी ही खूबसूरती है. बट जब देशों के ऊपर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है तो उन देशों की ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि वो उन गुलाम लोगों के जहन में इस प्रकार की चीज़ें भर दे कि वो और ज़्यादा दूर अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज से होते चले जाएं. और जब वो और ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे, उनके अंदर से देश प्यार भी ख़त्म हो जाएगा और उनके अंदर गुलामी की भावना भी फिलअप हो जाएगी. और इसीलिए वो कहता है कि जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज़ ने कीनिया में इस्टेब्लिश कर दिया था, वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो उनके बच्चों को बाय हुक बाय क्रुक, बाय जोर ज़बरदस्ती से उनके अपने कल्चर और उनकी अपनी लैंग्वेज से और दूर करता चला जा रहा था. और इस प्रकार से उनके देश की नींव को और कमज़ोर करते चले जा रहे थे. It is also a type of colonial trap which is entrapping the people of Kenya further and further into the clutches of colonialism. Trap होता है जाल, entrapping फंसा लेना, और clutches जकड़ या जकड़ी कह सकते हो आप लोग. तो वो कहता है कि ये एक प्रकार का जाल था जिसमें कि वो ऐसे कई देशों के लोगों को फंसा देते थे और फंसाने के बाद वो उनको उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज से दूर कर देते थे. और बिल्कुल ऐसे ही कीनिया के लोगों के साथ भी हो रहा था. उनको एजुकेशन के नाम पे उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज और उनकी मदरलैंड से धीरे धीरे करके दूर किया जा रहा था. द writer tells that people are forced to speak English and it is made to believe that English is the best language. Those students who were punished who did not speak English, उन लोगों को ये फोर्स किया जाता था कि वो इंग्लिश बोले क्लासरूम में, स्कूल के कैंपस के अंदर. और उनको ये एहसास दिलाया जा रहा था इंग्लिश के ऊपर इतना ज़ोर डाल के कि इंग्लिश दुनिया की सबसे बेहतर लैंग्वेज है. और जो बच्चे ऐसा नहीं करते थे उनको मारा भी जाता था, उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी, उनकी इंसल्ट भी की जाती थी और कई बार उनको स्कूल से निकाल भी दिया जाता था. इस प्रकार से जब ऐसा माहौल होगा तो ऑब्वियस है कि बच्चों के माइंड के ऊपर उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा. वो समझेंगे शायद उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर कुछ नहीं है और धीरे धीरे करके उनका जो माइंड है अपने कल्चर को छोटा और दूसरे कल्चर को बड़ा समझना शुरू करेगा. और यहीं पर उनके जहन में जो गुलामी, कॉलोनियलिज्म की फीलिंग है वो जन्म लेना शुरू कर देगी. द राइटर इज़ ऑफ व्यू दैट इन दिस वे द यूरोपियंस आर मेकिंग द माइंड ऑफ द अफ्रीकन पीपल प्ले. और राइटर भी यही कह रहा है, इस तरीके से वो अफ्रीकन यूथ और अफ्रीकन लोगों के मस्तिष्क में गुलामी भर रहे हैं. और जब गुलामी यहाँ पे भर गई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. और इसीलिए अब ये भी कहते हैं कि अब अगर भारत भी गुलाम हो गया तो शायद कोई आज़ाद नहीं करवाएगा. क्योंकि हम सब, अब हम में से कोई भी आज़ाद सोच वाला इंसान नहीं रहा. बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के नक्शे कदमों पर चल पाएंगे. क्योंकि अब हमारे जहन में जो कॉलोनियलिज्म है या स्लेवरी है वो बैठ चुकी है. दो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड who the writer stresses that they must also learn their native culture and language to save themselves and their culture from colonialism. तो राइटर जहाँ पे इंग्लिश को डीमोरलाइज नहीं करना चाहता, वो कहता है कि ठीक है, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो सीखें, बट उसके साथ साथ अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और राइटर इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहा है. और राइटर कहता है कि अगर हम लोग कॉलोनियलिज्म से बचना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, कीनिया को बचाना चाहता है, तो उसके लिए उन लोगों को अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा. टू कंक्लूड वी कैन से दैट
The colonialism has not only affected the countries but it has also affected the culture, language and minds of the people. इसने ना केवल देशों को प्रभावित किया बल्कि ये इसने वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के लोगों की सोचने समझने की शक्ति को, वहाँ के लोगों के लैंग्वेज को भी प्रभावित कर दिया है. दैट इज़ वाई द राइटर रिक्वेस्ट अस टू डीकोलोनाइज अवर माइंड फर्स्ट बिकॉज स्लेवरी स्टार्ट फ्रॉम थिंकिंग इन द माइंड. इसीलिए राइटर कहता है कि देश को आज़ाद कराने से पहले हमें अपने जहन को आज़ाद कराना पड़ेगा. पहले अपने जहन में ये एहसास डालना पड़ेगा कि वी आर बॉर्न फ्री, हम लोग आज़ाद जन्मे हैं, हमारे ऊपर कोई भी राज नहीं कर सकता. क्योंकि जो भी चीज़ें जन्म लेती हैं वो माइंड से जन्म लेती है, और अगर गुलामी ने हमारे अंदर जन्म लिया है वो भी हमारी सोच से जन्म लिया है. इसीलिए पहले अपने माइंड को आज़ाद कराना पड़ेगा, फिर ही हम लोग कोई नेक्स्ट बड़ा स्टेप उठा सकते हैं. सो ही वॉन्ट्स दैट they should decolonize their mind from colonialism and try to revive their mother tongue and culture. इसीलिए वो चाहता है कि जैसे राइटर कोशिश कर रहा है उसी प्रकार से कीनिया के सारे लोग अपने जहन को गुलामी की सोच से बाहर निकालें और अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को बचा के अपने देश की आज़ादी के लिए भी कोशिश करना शुरू करें. तो इस प्रकार से इस लेसन और इस क्वेश्चन में राइटर ये बता रहा है कि वेस्टर्न कल्चर ने या यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रीज़ ने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है दूसरे देशों को ख़त्म करने का, और वो है उनके कल्चर, उनके एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से प्रभावित करना कि उनकी सोच में ही गुलामी बैठ जाए. और इस चीज़ के लिए हम सबको भी बहुत ध्यान से सोचने और समझने की ज़रूरत है. तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल. और कोशिश किया कीजिए कि आप इस चैनल को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को बारीकी से समझ सके और बेनिफिट उठा सके मेरी इस कोशिश का.